फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन जंक्शन पर। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। ये हमारा एमसीक्यूज़ का थर्ड वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जिसके ऑप्शन है ब्रायोफिलम में, वेलिसनेरिया में, अदरक में, सैजिटेरिया में। तो इसका आंसर है ए, ब्रायोफिलम में। जो ब्रायोफिलम पौधा होता है उसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब बात यह आती है कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है। तो अगर बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से हम नया पौधा प्राप्त करते हैं तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इसकी कई विधियां होती हैं, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण। ये सब कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। जैसे आपने देखा होगा, गुलाब के थोड़े से तने को काट दिया जाता है और उसे ज़मीन में जब गाड़ देते हैं तो वो एक नया पौधा बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये कलम लगाना इसे कहते हैं। यही कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोण का मात्रक है। इसके ऑप्शन है मोल, स्टेरेडियन, एम्पियर या फिर रेडियन। तो कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। और ये जो रेडियन है ये इसकी एसआई यूनिट होती है, एंगल की एसआई यूनिट होती है। और एंगल को हम किस में, डिग्री में मेज़र करते हैं। तो जो एंगल रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ये आपको इन दोनों का बीच का रिलेशन याद रखना है। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। तो गुरुत्व क्या होता है, जब कोई वस्तु, गुरुत्व बल क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसमें गुरुत्व बल काम करने लगता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। पेड़ से पत्तों का गिरना, पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर गुरुत्व बल वर्क करेगा। इसके बाद उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, इसमें भी बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो गुरुत्व बल काम कर रहा है। इसके बाद है समतल पर गाड़ी का ढकेलना। अगर आप समतल पर गाड़ी को ढकेलते हैं तो वहाँ पर कोई गुरुत्व बल कार्य नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपापचयी क्रिया कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो जो उपापचयी क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। उसके प्रकार हैं जैसे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये 2 प्रकार होते हैं। अब ये उपापचयी क्रिया क्या होती है, जो शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं के सम्मिलित रूप को ही हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। हम जैसे हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, जैसे वृद्धि होती है, विकास होता है, अनुकूलन होता है, प्रजनन होता है, ये सब उपापचयी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। आम में, छुई मुई में, नीम में, अदरक में। तो आपने देखा होगा, जो छुई मुई का पौधा होता है उसे जैसे ही हम टच करते हैं तुरंत वो मुरझाने लगता है। तो यही होता है कि सबसे जल्दी स्पष्ट हमको दिखाई देता है कि पौधे में उत्तेजनशीलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसके ऑप्शन है फुंक, हॉकिंग, लूनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ए, फुंक। इसकी स्पेलिंग है FUNK। इसको हम फंक भी पढ़ सकते हैं, फुंक भी, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। ऑप्शन है पेलाग्रा, अतिसार, बेरी बेरी, घेंघा। तो इसका ऑप्शन सही है सी, बेरी बेरी। और बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन बी की कमी से हो जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है विटामिन बी और सी। इसका ऑप्शन सही है बी, विटामिन बी और सी। ये जो 2 विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा जो विटामिन होते हैं जैसे ए हो गया, डी ई के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका ऑप्शन है विटामिन ए डी ई के। ये तो अभी मैंने बताया, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। विटामिन ए डी और ई के जो होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों में रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छीड़ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब स्कर्वी रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि मसूड़ों से खून आने लगता है और कुछ समय बाद हमारे दांत भी गिरने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। और जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर हम पर्याप्त मात्रा में खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, कीवी, ये सब अगर लेंगे तो विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में हो जाती है उसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मैरस्मस और क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, लिपिड की कमी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापा जाता है स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, एमीटर या फिर स्फिग्नोमैनोमीटर। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, ये स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। और इसके अलावा जो जैसे एमीटर इसमें दिया हुआ है, एमीटर क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने की एक डिवाइस होती है। अनीमोमीटर जो होता है ये हवा का वेग नापते हैं, विंड की स्पीड को नापने के लिए होता है। और जो स्फेरोमीटर होता है ये होता है कि कोई जो जैसा हमारे पास स्फेयर होता है बहुत ही छोटी रेडियस का, उसको मेज़र करने के लिए होता है स्फेरोमीटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप है जो सबको अपना ब्लड दे सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए, बी, ए बी या फिर ओ। तो जो ओ होता है वो होता है सर्वदाता। तो जिस भी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ होता है तो वो अपना खून सबको ही दे सकता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए बी, ए बी या फिर ओ। तो जो सर्वग्राही होता है मतलब जो सबका खून ले सकता है तो वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो इसके ऑप्शन है 12, 10, 14 या फिर 20। तो इसमें हमारे संख्या जोड़ी में पूछी गई कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। तो इसका ऑप्शन है ए 12। अगर केवल संख्या पूछे कुल कितनी पसलियाँ होती हैं हमारे शरीर में तो होंगी 24। अगर जोड़ी में पूछा है तो 12। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है 28, 30, 32 या फिर 40। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियाँ होती हैं। देखो ये टोटल जो 28 हड्डियाँ होती हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसमें से 8 जो हड्डियाँ होती हैं वो कपाल या खोल का निर्माण करती है। मतलब जो खोपड़ी होती है उसके कपाल होता है उसके चारों ओर हो जाती हैं, 8 ये हो गई। इसके बाद जो 14 हड्डियाँ होती हैं ये होती हैं हमारे फेस में, होती हैं हमारे चेहरे में होती हैं। और इसके बाद जो बची 6 हड्डियाँ होती हैं ये होती हैं हमारे कान की, 3 एक कान में और 3 एक कान में। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर 28 हड्डियाँ हो जाती हैं हमारी खोपड़ी में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है? चमगादड़, एंटीलोप, यूरोमेस्ट्रिक्स या फिर सायरन। तो इसका ऑप्शन है बी, एंटीलोप। ये जो होता है ये लगभग हिरन की तरह ही दिखता है, इसकी टांगे और इसके जो सींग होते हैं या हिरन की तरह ही होता है। और ये अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है ऊध्पातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या फिर निस्यंदन। तो इसका ऑप्शन सही है बी, अपकेंद्रण। अब अपकेंद्रण क्या होता है? जब कोई वस्तु हम गोलाकार आकृति में घुमाते हैं, वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो उसके केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे ही अपकेंद्र बल कहते हैं और इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। तो यही विधि जब दही को हम मथनी से मथते हैं तो यही विधि उसमें कार्य करने लगती है, तो उसका जो दही होता है, मक्खन होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें है ऑप्शन ऊध्पातन। तो ये क्या होता है? जब कोई ठोस होता है वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊध्पातन क्रिया कहते हैं। जैसे जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो ठोस होता है पहले और फिर जब जल जाता है तो डायरेक्ट वो गैस फॉर्म में हो जाता है, इसलिए ये कपूर जो होता है ये ऊध्पातन क्रिया का एग्जाम्पल होता है। और इसमें लिखा हुआ तलछटीकरण। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है ये,
और इसमें पानी भरा हुआ है और इस पानी में बालू भी है। तो कुछ समय के लिए आप ऐसे ही इसको बाल्टी में पानी भरा रख दीजिए, तो क्या होता है कि जो बालू के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर हम साफ़ पानी को निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, तलछटीकरण कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद लिखा है निस्यंदन। निस्यंदन में क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो मतलब कि इसमें क्या होता है, जो हम फिल्टर पेपर यूज़ करके द्रव और ठोस को अलग कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को, पत्ती को। तो सुषुप्त पौधा जो होता है उसको बीज को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 फुट बराबर है, इसके ऑप्शन है 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर या फिर 30.48 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन है डी, 30.48 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं ये आया कैसे। तो क्या होता है, जो 1 फुट होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है। ये हमें याद रखना है कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। और आपने अपनी स्केल देखी होगी 15 सेंटीमीटर वाली, तो वो क्या होती है, 6 इंचेस। 6 इंच बराबर कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब हमें निकालना कितने का, 12 इंच का निकालना है। तो इसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या आया, 12 इंच बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर के आसपास आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। तो यही तो इसमें लिखा हुआ है कि 1 फुट बराबर कितना, 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी, तृतीय नियम। अब न्यूटन ने क्या बताया था अपने तृतीय नियम ने, ये कहा था कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर बल लगाती, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वॉट, कैलोरी। तो इसका ऑप्शन है बी, डाइन। आपने पढ़ा होगा कि जो बल होता है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन। ऐसे ही ये जो डाइन है, ये ऑप्शन बी वाला, ये इसकी क्या है, सीजीएस पद्धति में है। ठीक है। तो अब इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्ती का रूपांतरण है पत्र, प्रकलिका, शल्ककंद, पर्णथैली या फिर पर्णित मूल। तो इसका ऑप्शन है पत्र प्रकलिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित हैं। तो ये जो होते हैं ये सारे MKS पद्धति से होते हैं संबंधित। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, MKS पद्धति। MKS पद्धति से संबंधित होते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायु है विषमांगी मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, यौगिक या फिर समांगी मिश्रण। तो जो वायु होता है वो होता है हमारा समांगी मिश्रण। ये होता है समांगी, ये इसमें गलत लिखा है, विषमांगी नहीं होता। वायु जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। अब बात ये आती है कि ये समांगी मिश्रण होता क्या है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। तो जैसे हमारी वायु है तो उसमें कितने अवयव हैं हम उसको देख तो सकते नहीं हैं और उसको अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा समांगी मिश्रण। ऐसे होता है विषमांगी मिश्रण, जिसमें मिश्रण के अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, उससे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल अध्ययन जंक्शन से। थैंक यू।